हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने रशियन रेवोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट किया था। आज हम आपको रूसी साम्राज्य के बारे में बताएंगे। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला था। जनता के जार का साथ दिया गया और इसमें जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता चला गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया था। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगे थे। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिन पे दिन बदलने लगी थी। जर्मनी विरोध भावनाओं के कारण ही लोगों ने पीट्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1960 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी थी। 1970 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ही न सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में लाखों से भी ज़्यादा लोग उनके शरणार्थी हो गए। इन हालात ने सरकार को अलोकप्रिय बना दिया और सिपाही भी अब युद्ध से तंग आ चुके थे और उन्होंने लड़ने से मना कर दिया था। युद्ध से उद्योगों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा था। रूस में अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई थी, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेजी से बेकार होने लगे थे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी थी और अच्छी सेहत वाले लोगों को युद्ध में झोंक दिया गया था। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप हो चुकी थी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा था और शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई थी। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे थे। सन 1970 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब हो गई थी। ऐसा लगता था कि मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की जाएगी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदियों के दाएं तट पर थे और बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, वेंटर प्लेस, सरकारी इमारतें इत्यादि। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरह की थी। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई थी और इस साल ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल शुरू कर दी। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतों ने भी किया था। इसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच प्रोस्पेक्टस बना चुकी थी और इस तरह कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप में संगठित और संचालित नहीं कर रहा था। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए थे, लेकिन 24 और 25 तारीख को यह फिर से इकट्ठा होने लगे और सरकार ने इन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिक और पुलिस तैनात कर दी थी। संडे 25 फेब को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे थे। 26 डेट को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए और 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तर्स नर्स कर दिया था। रोटी, तनख्वाह, काम के लिए घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाने
असंख्य लोग सड़क पर इकट्ठे हो गए। सरकार की इस स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया गया था। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उन्हें सलाह दी वह राजगद्दी छोड़ दे। उसमें कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को उन्होंने गद्दी छोड़ दी थी। सोवियत और डेमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना दी। तय किया गया कि वह रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति को झंडा पोत्रगाद की जनता के हाथों में था। फरवरी के बाद क्या होता है? अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जब सभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा दी गई तो एक जगह ऐसा तरीका अपनाया गया जिसमें पोत्रगाद सोवियत का तर्ज सब जगह सोवियतें बना दी जाएं। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वाचित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए थे। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था अब सोवियतों का सत्ता अपने हाथ में ले लेना चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए और सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए। इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार का ही समर्थन दिया जाने लगा था, लेकिन अगले कुछ महीनों की घटना ने उनकी सोच बदल दी थी। गर्मियों में मजदूर आंदोलनों और ज़्यादा फैल गया था। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई थी और इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीके पर सवाल खड़ा करने लगे थे। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष के दबाव के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोका और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविकों नेताओं को छिपाना या भगाना भी पड़ा। गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्निर्वर्तन के लिए दबाव डालने लगे थे और इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई थी। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी थी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा कर लिया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टियों का सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया था। सत्ता पर कब्जे के लिए लियान ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते ही प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया।
पलक झपकते ही क्रांतिकारी समितियों ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकार कार्यालयों पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी थी। अपने युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पेट्रोग्राद ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत में बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया गया। अन्य शहरों में भी बगावतें होनी शुरू हो गई थी। दोनों तरफ से जमकर गोलाबारी हुई और ख़ास तौर से मॉस्को में, लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था की पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था और जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए खुली छूट दे दी थी। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ताकि घेर बार जरूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जाए। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। नवंबर 1970 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिला था। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। लेनिन ने असेंबली बर्खास्त ही कर दी थी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने लिटोस्लैक में जर्मनी से संधि कर ली और आने वाले सालों में बोल्शेविकों पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी बन गई। लेकिन रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का रूसी सोवियत कांग्रेस कहा जाने लगा था। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियन पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित भी करती थी, उन्हें सजा भी देती थी। बहुत सारे युवा लेखक कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित होने लगे थे। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी में मोह भंग होने लगा था। गृह युद्ध। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी थी। ज़्यादा सिपाही किसान थे, वे सभी पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे थे और गैर बोल्शेविकों, समाजवादियों, उदारवादियों और राजाशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की थी। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित की। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों और जार समर्थकों का ही नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिशी और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिला था। ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फैलते फूलते नहीं देखना चाहते थे। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती, भूखमरी जैसी समस्याएं भी बड़े पैमाने पर सामने आई थी। व्हाइट में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ
काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविकों उपनिवेशों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादी को बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालातों में बहुत सारे लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। इस रूप में इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में वे बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता भी दी गई। लेकिन बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां अपनाई, जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी, इसलिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास उनके रूप में सफल होकर आए। समाजवादी समाज का निर्माण। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती करने की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई थी। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है और इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू कर दी। पहली 2 योजनाएं 1927 टू 1932 ये पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए होती है और दूसरी 1933 टू 1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी थी। पहले जिसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं, ये 5 साल के लिए चली आ रही थी और ये हमारे भारत देश में भी थी। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा था और 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले, स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई थी। नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आ गए थे, मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्यस्थलीय खराब होने लगी थी। इस दौरान मजदूरों को बहुत बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही 5 साल में 550 बार काम रुका था, रद्द हो गया था। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित हो गई और फैक्ट्रियों में काम करना और किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए भी खास इंतजाम किए गए थे। सतालीनवाद और सामूहिकीकरण। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकीकरण में पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ है। 1927 टू 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी, इससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थी। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने इस स्थिति से निपटने के लिए बड़े ही कदम उठाए थे। उन्हें लगता था कि अमीर किसान व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी और अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना उनके लिए जरूरी हो गया था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया कि अनाज कहाँ सबसे अधिक होता है। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलिकों के ठिकाने पर छापे मारे। रूस में संपन्न किसानों को कुलिक कहा जाता है। तब इसके बाद भी अनाज की कमी नहीं रही तो खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं।
1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई, जिसके फलस्वरूप ज्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया गया था। आधुनिक खेत विकसित करने और उन्हें मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलूकों को सफाया कराया। किसानों ने जमीन छीनना और राज्य नियंत्रण यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना उन्होंने जरूरी मान लिया था। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ और 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी कर दिया था। ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व ने सौंप दिए थे। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कॉलखर्च के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। उस फैसले से गुस्से में आए हुए किसानों ने सरकार का विरोध किया। वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे और 1929 से 31 के बीच मवेशियों की संख्या 1/3 हो गई थी, मतलब उनकी संख्या में कमी आई थी। सामूहिकीकरण का विरोध करने का उन्हें सजा मिली और बहुत सारे लोगों का निर्वासन या उनको देश निकाला दिया गया था। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों को कहना था कि वे लोग अमीर हैं, न ही समाजवाद के विरोध हैं, वो सिर्फ अमीर होना चाहते हैं। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 to 1933 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। स्टालिन और उसके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए। 1939 तक आते आते 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों को तो जेलों में, श्रम शिविरों में भेज दिया गया था। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर इस आशय के बयान लिखवा लिया कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया था और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इसमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग भी थे। अब हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव क्या था। बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था, जिस तरह उन्होंने शासन चलाया था, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी, लेकिन मेहनतकशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में कई नई उम्मीद जगा दी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी अपने रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों में प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी, लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर ही लोग ये समझने लगे सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुकी थी,
गरीबों को भोजन मिलने लगा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। 20वीं शताब्दी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते हैं, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किया गया था। यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करते हैं। थैंक यू।